नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा। बॉस, कल फिर मॉक ड्रिल होने वाली है। मॉक ड्रिल का आदेश आ गया है और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करने जा रहे हैं। आज इसके बारे में बात होगी। राष्ट्रपति से मिले अमित शाह। एनएसए डोवाल का रूस दौरा कैंसिल। क्या बड़ा एक्शन होने वाला है। दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करती टीम मोदी के किस खिलाड़ी पर कांग्रेस ने ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, आज ये भी बताऊंगा। इसके अलावा जज के घर मिले नोटों के अंबार पर वो खुलासा जो पूरी पिक्चर क्लियर करके रख देगा। जस्टिस वर्मा के कैश कांड की वो इनसाइड स्टोरी जो नोटों के बंडल का हर राज खोल रही है, आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की लड़ाई का राउंड 2 कंफर्म हो गया। चीन पर्दे के पीछे क्या खेल कर रहा है, आज आपको जानना चाहिए। चीन तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर वॉर के लिए पंप कर रहा है। भारत अब क्या करने वाला है, यह भी बताऊंगा। और दुनिया के फूफा बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी घनघोर बेइज्जती कि अमेरिका भी सकते में। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चार्ट। किसानों को आज मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लेते हुए खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी मिल गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक करीब 13 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना पर 15,642 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को लोन दिया जाएगा। मणिपुर में बीजेपी के विधायकों ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बीजेपी के 8, एनपीपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक ने राज्यपाल से मुलाकात की है। विधायकों ने दावा किया है कि उनके पास 44 विधायकों का समर्थन। मणिपुर में 60 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 31 का है। इससे पहले 9 फरवरी को बीरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 1000 के पार चला गया है। चंडीगढ़ में कोरोना से पहले मरीज की मौत भी हो गई। कोविड पॉजिटिव मरीज को कुछ दिनों पहले ही लुधियाना से रेफर किया गया था। वहीं वाराणसी में आईएमएस के 2 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पैनिक न होने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप झेल रही ज्योति मल्होत्रा के केस के बाद रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। यूपी में रेलवे स्टेशन पर फोटोग्राफी करने और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक ना हो सके। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी पुलिस ने महज 12 घंटे में 12 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें लखनऊ में एक बलात्कार का आरोपी है, जिसे 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया। वहीं हापुड़ में 4 बदमाश पकड़े गए, जिनमें से एक गोली लगने से घायल हो गया। मुजफ्फरनगर में भी 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। कल फिर मॉक ड्रिल का आदेश। पाकिस्तान में हड़कंप। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लाने जा रहे हैं क्या। राष्ट्रपति से मिले अमित शाह। एनएसए डोवाल का रूस दौरा कैंसिल। क्या बड़ा एक्शन होने वाला है। और दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करते टीम मोदी के किस खिलाड़ी पर कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐसा ऐलान किया जिससे पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान को आज की रात नींद नहीं आएगी। कल ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी तो उन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, इतने में ही पाकिस्तान के पसीने छूट रहे थे। अब नरेंद्र मोदी जो करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का पसीना क्या सब कुछ छुड़ा देगा, क्योंकि यह सुनकर ही पूरे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं कि भारत फिर से बड़ी मॉक ड्रिल करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के जो राज्य हैं वहां कल मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल का आदेश जारी हुआ है। मॉक ड्रिल कल शाम को होगी। लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मॉक ड्रिल का नाम सुनते ही पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया था तो मॉक ड्रिल से पहले ही एक मॉक ड्रिल का रिहर्सल हुआ था।
और उसी रात पाकिस्तान को ठोक दिया गया था। पिछली बार 7 मई को मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था, लेकिन मॉक ड्रिल के पहले एक मॉक ड्रिल का रिहर्सल होता है और ओरिजिनल मॉक ड्रिल होने के पहले ही आधी रात को नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था। अब फिर से नरेंद्र मोदी मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की सांसें अटक गई कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर मॉक ड्रिल से पहले फोड़ ना दें। होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और यह मॉक ड्रिल उन सारे स्टेट्स में हो रहा है जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। पाकिस्तान ने जो अब तक देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर देखनी बाकी है, ये नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं। और ऐसे में मॉक ड्रिल होना, नरेंद्र मोदी के नए ऐलान से पाकिस्तान में कैसे खलबली मची है, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर उल्टे पांव कैसे पाकिस्तान भागे पहुंचे हैं, भारत फिर से मॉक ड्रिल कर क्यों रहा है, क्या वाकई मॉक ड्रिल से पहले आज रात फिर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, इस सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले खबर का एक ट्रेलर देखिए। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। आज अचानक मॉक ड्रिल की खबर सुनकर सबके कान खड़े हो गए। सब यही सोचने लगे कि क्या नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लेकर आ गए हैं क्या, क्योंकि पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर कर डाला था। कल शाम को देश के कुछ राज्यों में वैसे ही मॉक ड्रिल होगा जैसा मॉक ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुआ। जिन राज्यों में मॉक ड्रिल होना है वो राज्य पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल होगा। पिछली बार पाकिस्तान की मिसाइल हरियाणा के सिरसा में भारतीय सेना ने मार गिराई थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, उसको अभी रोका गया है, तो मॉक ड्रिल हो क्यों रहा है? और मॉक ड्रिल हो रहा है इसका मतलब पॉज बटन हट गया क्या, फिर प्ले हो गया है क्या? इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा पहले आपको यह बता देता हूं। इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले से कैसे बचना है इसके बारे में बताया जाएगा। ड्रोन हमले के वक्त क्या करना चाहिए इसकी ड्रिल होगी। हवाई हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बजाए जाएंगे। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी जैसे युद्ध जैसे हालात में परिस्थितियां बन सकती हैं उनकी तैयारी पब्लिक को कराई जा रही है पाकिस्तान के बॉर्डर वाले जो राज्य हैं वहां पर। अब बताइए, पाकिस्तान की, मुनीर की, शहबाज शरीफ की नींद नहीं उड़ेगी तो क्या होगा? इसके अलावा हमले के वक्त और क्या क्या करना है इसकी पूरी प्रैक्टिस भी की जाएगी जैसे पहले हुई थी। और कल की मॉक ड्रिल पर इस वक्त एक और बड़ी खबर भी आ गई है। पंजाब में ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। पंजाब में कल नहीं 3 जून को मॉक ड्रिल होना है। अब सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की वजह से कल ड्रिल नहीं होगी। एनडीआरएफ दे रहा है सिविल डिफेंस कर्मचारियों को ट्रेनिंग, यानी पंजाब में अब ये ट्रेनिंग की डेट आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन बाकी जगह जो है वहां पर ये मॉक ड्रिल होगी और ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल कराई जाएगी अब पंजाब के अंदर, यह भी बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बातें इसलिए भी हो रही क्योंकि पिछली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया था, जिनमें मसूद अजहर का पूरा परिवार निपट गया था। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कई आतंकी अड्डे बचे हुए हैं और इन सब की लोकेशन भारत के पास है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन 12 ठिकानों की लोकेशन दिखाकर ऐलान किया था कि हमें पाकिस्तान के एक-एक आतंकी ठिकाने का पता है और जब चाहे जैसे चाहे भारत इन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। ये टेरर कैंप कहां है जो भारत के निशाने पर है? भाई पीओके में चेलबंदी टेरर कैंप है, पीओके का अब्दुल्ला बिन मसूद टेरर कैंप, पीओके का दुलाई टेरर कैंप, पीओके का सेंसा टेरर कैंप, पीओके में ही डुंगी टेरर कैंप है, पीओके का गुलपुर आतंकी कैंप, पीओके का बराली आतंकी कैंप और पाकिस्तान का गढ़ी हबीबुल्ला टेरर कैंप निशाने पर है। पाकिस्तान का 82 टेरर कैंप और बालाकोट का टेरर कैंप भी भारत के निशाने पर है। पाकिस्तान में उगी टेरर कैंप और बोई टेरर कैंप भी भारत कभी भी इन्हें फोड़ सकता है। पाकिस्तान को पता है कि उसके आतंकी अड्डों को नष्ट करना अब भारत के बाएं हाथ का खेल है। भारत जब चाहे पाकिस्तान को ठोक सकता है और इसलिए पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान यह सोचकर भी डर रहा होगा कि भारत में जबरदस्त हलचल मची हुई। एक तरफ मॉक ड्रिल फिर से होने वाली है तो पाकिस्तान को भारत के गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की खबर से भी तनाव बढ़ गया होगा। भाई ये आज की तस्वीर है।
कल मॉक ड्रिल होना है, आज गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि पता नहीं भारत क्या बड़ा प्लान कर रहा है, जो गृह मंत्री अमित शाह अचानक राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान को पता है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में पीओके लेने की बात कर चुके हैं। वो तो पीओके को लेकर इतना अग्रेसिव हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जान दे देंगे इसके लिए। अच्छा, खाली सिर्फ इस मीटिंग की बात नहीं है, सिर्फ मॉक ड्रिल की बात नहीं है। आप एक और बड़ी खबर सुनिए। इतना पाकिस्तान का माथा ठनका देने वाली एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अचानक अपना रूस का दौरा कैंसिल कर दिया है। उन्हें वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी बैठक में हिस्सा लेने के लिए 27 से 29 जून के बीच रूस जाना था, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीजनल फ्लू की वजह से एनएसए डोभाल ने दौरा रद्द कर दिया। अब तबीयत एनएसए डोभाल की खराब होने की बात चल रही है, लेकिन बुखार पाकिस्तान को आ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि सीजनल फ्लू तो कहने की बात तो नहीं है, भारत कोई बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हो और इसी वजह से एनएसए डोभाल रूस नहीं जा रहे हो। भाई, पाकिस्तान की लगी पड़ी है। पाकिस्तान के लिए मुसीबत यह है कि इससे पहले भारत ने जो मॉक ड्रिल शुरू की थी वो पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई पर ही रुकी थी। इसलिए अब पाकिस्तान सोच रहा होगा कि न जाने मोदी का मॉक ड्रिल पार्ट 2 क्या पीओके लेकर रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग में यह भी तो चल रहा होगा कि भाई हम तो कुछ करने नहीं जा रहे, हम तो हमला भी कर नहीं रहे, तो मॉक ड्रिल करवा क्यों रहे हैं? इसका मतलब कुछ करने का सोच रहे हैं क्या, पीओके लेंगे क्या? और आप यह भी देखिए कि भारत ने ऐसे वक्त में मॉक ड्रिल का ऐलान किया है जब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों पाकिस्तान में नहीं है। शहबाज शरीफ और मुनीर 4 देशों की यात्रा पर तुर्की अजरबैजान का रास्ता माप रहे हैं। शहबाज शरीफ अजरबैजान में तुर्की के साथ मिलकर ट्राइलेटरल समिट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर को इसके बाद तजाकिस्तान जाना है, लेकिन हो सकता है कि भारत के मॉक ड्रिल का ऐलान सुनकर कहीं शहबाज शरीफ और असीम मुनीर अपना दौरा बीच में छोड़कर भागे भागे पाकिस्तान न पहुंच जाएं कि बाप रे बाप, कहीं भारत फिर रास्ते में न मार दे। इधर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तो तुर्की और अजरबैजान जाकर पाकिस्तान के लिए मदद और भीख मांग रहे हैं। और इधर पीएम मोदी कल मॉक ड्रिल के दौरान क्या करने वाले हैं वो भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी अगले 2 दिन 4 राज्यों का दौरा करेंगे। वो सिक्किम, बंगाल, बिहार और यूपी जाने वाले हैं। पीएम मोदी कल सुबह सिक्किम, दोपहर को बंगाल के दौरे पर होंगे, शाम को पटना पहुंचने वाले। पटना एयरपोर्ट जो अब नया बना है उसका टर्मिनल, उसका उद्घाटन करेंगे और पटना में नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो भी है। यानी जिस वक्त देश में मॉक ड्रिल हो रही होगी उस वक्त पीएम मोदी बिहार के दौरे पर होंगे। लेकिन पाकिस्तान यह जानता है कि पीएम मोदी कहीं भी रहें, कोई भी काम करे, पाकिस्तान पर वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं और सेना को तो पाकिस्तान को ठोकने की खुली छूट है। तो पीएम मोदी पटना में होंगे तो ऐसा थोड़ी कि वहां अटैक नहीं हो सकता है। पाकिस्तान तो अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 को ही झेल नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में क्या होगा यह सोच सोचकर परेशान है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेसेस को ठोका था, अब तक उन एयरबेसेस को रिपेयर ही पाकिस्तान नहीं कर पाया। पाकिस्तान की उस धुलाई का एक और नया सबूत आ गया। पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस पर भारत के हमले की और ज्यादा क्लियर सैटेलाइट इमेज सामने आ गई। आप देखिए कितनी क्लियर तस्वीर आ गई है। इस इमेज में साफ दिख रहा है कि भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस पर 3 मीटर चौड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया। वहां भारत ने ऐसी जगह पर स्ट्राइक की जहां से सिर्फ 30 मीटर दूर पर पाकिस्तान की एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी, जहां हथियार या पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बेस हो सकता है। यानी भारत ने पाकिस्तान के अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बेहद पास हमला करके यह बता दिया कि अगली बार वहीं मारूंगा जहां तुमको और दुखेगा। इस हमले से भारत ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि वह पाकिस्तान के हाई वैल्यू मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब चाहे तब हमला कर सकता है। पाकिस्तान का यह एयरबेस पंजाब प्रांत में है। यह पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशनल फ्लाइंग बेस है। इस एयरबेस पर ही पाकिस्तान के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल की फ्लीट रखी जाती है। आप देखिए कि इधर भारत मॉक ड्रिल करने जा रहा है, उधर पाकिस्तान के डर को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। जैसे ये मीम देखिए, इसमें शोले फिल्म का सीन क्रिएट किया गया है और मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा है कि भारत के मॉक ड्रिल की खबर सुनकर मुनीर को बंकर में छिपना पड़ेगा। इसमें देखिए जैसे शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र थे, वैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है कि एक और मॉक ड्रिल रखते हैं और उधर असरानी की जगह मुनीर को दिखाया गया कि बंकर में छिपना पड़ेगा। एक और मीम देखिए, इसमें लिखा है कि फिर रात में सूरत तो नहीं दिखाओगे ना, और कुत्ते के ऊपर पाकिस्तान का लगाया ठप्पा। एक और तस्वीर में सिंघम फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट लगाकर यह लिखा गया है,
कि पाकिस्तान इस डर में है कि मॉक ड्रिल बोलकर भारत मार तो नहीं देगा। देखिए नीचे लिखा है, पाकिस्तान कह रहा है कि मॉक ड्रिल बोल के मारता है, चीटिंग करता है तू। एक और तेज तस्वीर देखिए, इसमें बॉबी देओल की फिल्म की तस्वीर दिखाकर भारत ने आखिरी बार ऐसे ही मॉक ड्रिल किया था और पाकिस्तान धोखा खा गया था। लिखा है द लास्ट टाइम मॉक ड्रिल्स टुक प्लेस, और पाकिस्तान देखिए कैसे हाथ टूटा हुआ दिखाया और नीचे से बंदूक भारत ने मार दिया, वैसा दिखाया गया। तो इस तरह के मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक और देखिए, इसमें शहबाज शरीफ की तस्वीर है और नीचे लिखा है कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। तो मीम्स में पब्लिक जो है वो मजे ले रही है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के डर की वजह यह है कि भारत हर दिन पाकिस्तान को नए झटके दे रहा है। पीएम मोदी भारत के हथियारों की धार तेज करने में लगे। पाकिस्तान को पता है कि यह हथियार पीएम मोदी दिवाली पर तो चमकाने के लिए नहीं चमका रहे होंगे। इन हथियारों की रियल टाइम टेस्टिंग तो पाकिस्तान पर ही होने वाली है। ऐसा ही हथियार है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। यह भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1989 में हुई थी, 1989 में, और इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था कि भारत थ्रस्ट वाला टर्बो फैन इंजन विकसित कर ले अपना, ताकि हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यह प्रोजेक्ट तकनीकी दिक्कत, मटेरियल की कमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बीच जूझता रहा। हालांकि कावेरी प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद नहीं किया गया। दावा है कि डीआरडीओ इसे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रोजेक्ट एक बार फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया में इस बात का काफी बज़ है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेगा तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के टारगेट में यह बड़ी छलांग होगी। मोदी सरकार पहले ही स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रही है, जिससे कावेरी प्रोजेक्ट को भी रफ्तार मिली है। और लगातार आप देखिए भारत कैसे अपने आप को मजबूत किए जा रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना है, चलो बनाते हैं। कावेरी प्रोजेक्ट की बात हो गई। भारत का अपना डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, मतलब भारत छाया हुआ है बॉस। और भारत की ताकत को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और एक और बड़ा फैसला लेने वाली है। भारत 3000 करोड़ की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की भी डील करने वाला है। खबर है कि रक्षा मंत्रालय ने 3000 करोड़ की इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की डील को फाइनल कर दिया है। इस डील के तहत भारत डायनेमिक्स में करीब 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी जाएंगी। इन मिसाइल्स का इस्तेमाल T-90 टैंक्स पे किया जाएगा, जिससे पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर सैन्य तैयारी मजबूत होगी। इन मिसाइल्स की खासियत यह है कि एकदम सटीक निशाने पर जाकर लगती है। भारतीय सेना पहले से ही इन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रही है। भारत में कल होने वाले मॉक ड्रिल से पाकिस्तान की सांसें अटकी। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के चीफ जो कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज उत्तर प्रदेश के बबीना में फायरिंग रेंज पहुंच गए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। जनरल द्विवेदी ने स्वदेशी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का जायजा भी लिया। ये ड्रोन हाई एंड टेक्निक से लैस हैं। जनरल द्विवेदी ने लॉइटर म्यूनिशन का कमाल भी देखा, जिसका इस्तेमाल पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। यानी पाकिस्तान जिधर मुंह घुमाता है उसको ऐसी खबर आती है कि लगता है कि यार ये फिर मारेगा क्या भारत। पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। उसका बीपी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है। उधर पाकिस्तान की एक मुसीबत यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी बगावत हर तरफ से चल रही है। बलूचिस्तान, पश्तो, सिंध के बाद शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की बड़ी टेंशन इमरान खान है। इमरान खान नाम का तूफान भी पाकिस्तान में लौटने वाला है। खबर है कि इमरान खान ने अपने पार्टी तहरीक इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं को बड़े आंदोलन की तैयारी करने के लिए कह दिया है। इमरान खान जल्दी ही इस आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। इमरान से जेल में मिलने के बाद नेताओं ने कहा है कि वो पाकिस्तान में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इमरान खान की पार्टी का कहना है कि उनका पूरा फोकस शहबाज शरीफ की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का है। इमरान खान अगर एक्टिव हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान की सरकार और मुनीर के लिए नया सिरदर्द, क्योंकि पिछली बार जब इमरान खान के समर्थन में भीड़ सड़क पर उतरी थी तो उसने सेना मुख्यालय पर हमले कर दिए थे। हाल ही में इमरान खान ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने पर तंज किया था कि इसे किंग क्यों नहीं बना देते हो। इसलिए अगर इमरान खान ने नया आंदोलन छेड़ा तो पाकिस्तान में नया बवाल खड़ा हो। पाकिस्तान के अंदर पहले ही गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। पाकिस्तान में ऐसे कई गुट हैं जो शहबाज सरकार और मुनीर के जुल्मों से तंग आकर पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं। ऐसे ही एक नेता का नाम है अल्ताफ हुसैन, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक हैं। अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई और पाकिस्तान के मुहाजिरों को बचाने की अपील की। 1947 में बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों को
पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है और उन्हें आज भी दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अल्ताफ हुसैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए मुसलमानों को कभी भी देश का वैध नागरिक नहीं माना गया और पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ लगातार जुल्म किए। उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में अभी तक 25,000 से ज्यादा मुहाजिरों की मौत हो चुकी है। अल्ताफ हुसैन चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहाजिरों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए और दुनिया के मानवाधिकार संगठन मुहाजिरों की रक्षा करने के लिए सामने आए। और यह खबर हमारे यहां जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उनको देखना चाहिए भाई। बंटवारे के समय जो मुसलमान पाकिस्तान गया भारत छोड़ के, घर बार छोड़ के, उसको मुहाजिर मानते हैं, दोयम दर्जे का सिटीजन मानते हैं वहां। और जिस मुसलमान को भारत में कहा जाता है कि बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, वो हर मुसलमान आज सोचे कि आपको क्या नहीं मिला है इस देश में। एक्टर बनने से लेकर, क्रिकेटर बनने से लेकर, प्रेसिडेंट बनने से लेकर, साइंटिस्ट बनने से लेकर, सेना में जाने से लेकर, किस चीज का मौका नहीं मिलता है। पीएम मोदी से मदद मांगने वाले अल्ताफ हुसैन के बारे में यह दावा है कि वो एक वक्त में कराची के सबसे ताकतवर शख्सियत हुआ करते थे। अब वो लंदन में शरण लिए हुए। पाकिस्तान ने 70 साल में जितने पाप किए हैं उसके पाप का घड़ा बढ़ चुका है और यह घड़ा नरेंद्र मोदी ने फोड़ना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत का नया स्टैंड है। आतंकी हरकतें होंगी तो भारत घुसकर ठोकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए इसका जिक्र बार बार हो रहा है। और इस तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाए जो पहले कभी नहीं हुआ, उसके बावजूद देश में पॉलिटिक्स अलग लेवल की चल रही है। यह भी बड़ी बात है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया। आतंक के मुद्दे पर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, लेकिन भारत में ही कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पीएम मोदी पर हमला करना ही नहीं रोक रहे और इस चक्कर में देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके बयान पाकिस्तानी सरकार इस्तेमाल करती है। इन नेताओं के बयानों के आधार पर पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चलाता है और एक लंबी लिस्ट है जो ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी अपनी राजनीति कर रही है। चाहे राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, संजय राउत हो, ममता बनर्जी के नेता हो, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट पीएम मोदी को मिलने से ये सभी लोग परेशान हैं। इनकी बयानबाजी खत्म नहीं हो रही भाई, रोज का लगा रखा है इन लोगों ने। ये सभी नेता जाने अनजाने पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया भर में सांसद भेजे जो आतंक को बिजनेस बनाने वाले पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस पर भी भारत के विपक्षी नेताओं के पेट में गजब दर्द हो रखा है। विदेश जाकर जो नेता भारत की बात कर रहा है, भारत का पक्ष रख रहा है, भारत में बीजेपी का आदमी बता दिया जाता है। गजब है बॉस। ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही राजनीति का ट्रेलर देखिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसे कांग्रेस अपने ही नेताओं का सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। पीएम मोदी ने विदेशों में जो डेलीगेशन भेजे उसमें सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर को लेकर हो रही। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस की लाइन से अलग अपना स्टैंड भी रखते हैं। देश से जुड़े मुद्दों पर शशि थरूर की बातें अक्सर कांग्रेस को पसंद नहीं आती। शशि थरूर विदेशों में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस को यह पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को शशि थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता बना देना चाहिए। काहे भाई, विदेश में जाके देश की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। सिर्फ बीजेपी का प्रवक्ता ही देश के लिए अच्छा बोल सकता है, कांग्रेस वाला नहीं बोल सकता। उदित राज को सुनिए, ये भी पहले बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला तो गए कांग्रेस में। सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि शशि थरूर ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम बिलबिला उठा है। कांग्रेस ढिढोरा नहीं पीटती और मोदी जी कुछ चूक कर रहे हैं। शशि थरूर जी को फौरन सुपर प्रवक्ता बीजेपी का बना देना चाहिए। उनसे अच्छा वकालत करने वाला कोई और नहीं मिलेगा। क्या शशि थरूर को पता है कि पहले नहीं हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक? पहले जो जो बड़े काम हुए थे सोच भी नहीं सकते मोदी जी, हिम्मत नहीं है इनकी। चीन का नाम लेने की औकात नहीं, अमेरिका की नाम लेने का औकात नहीं। बुलवा लें शशि थरूर जी इनसे। 6 शब्द आया नहीं गलवान की घटना के बाद। तो अब वो गए हैं पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए
तो मोदी जी का गुणगान गा रहे हैं, वो भी असत्य गुणगान है। उदित राज कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो मोदी जी कर नहीं सकते। हाँ भाई, कैसे करेंगे? कांग्रेस के जमाने में इतना मोटा मोटा डोजियर बना के भेजा गया था, कोई बना सकता है इतना मोटा मोटा डोजियर? पाकिस्तान वाले भी सोचते होंगे कि इसी को तकिया बना के सो जाए, इतना बढ़िया मोटा बना के भारत भेजता था। डोजियर भेजने वाला देश था भारत। मोदी जी नहीं कर पाएंगे ये, वो तो ठोक देते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई चीन का नाम नहीं ले सकते नरेंद्र मोदी, कांग्रेस करती थी। भाई कांग्रेस के जमाने में रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर बताता था कि हमने जो है वो चीन के बॉर्डर के पास ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया ताकि चीन ना हड़क जाए। ये तो देश होता था उसमें। आज बॉर्डर पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है वो 2014 के बाद हुआ। ये सब कहां वो मैच कर पाएंगे मोदी? कांग्रेस को इस बात से क्यों दिक्कत है कि शशि थरूर आतंकवाद पर भारत सरकार की सख्त पॉलिसी का जिक्र कर रहा है? क्या दिक्कत क्या है इसमें? इसे कांग्रेस नरेंद्र मोदी की तारीफ समझ क्यों रही है? ये तो भारत की बात हो रही है ना। अगर थरूर ये बात कर रहे हैं, गलत क्या है भाई? पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया, टेरर एंड टॉक नहीं चलेगा साथ। पीएम मोदी के दौरे में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, अब ऑपरेशन सिंदूर, घर में अंदर तक घुस के मार दिया भाई। शशि थरूर इन सारी बातों के बारे में विदेश में जाके बोल रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान में आग लगे तो समझ में आता, कांग्रेस में काहे आग लगी हुई है भाई? शशि थरूर ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी ने ही पहली बार सेना को एलओसी पार करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने की छूट दी, जो पहले कभी नहीं हुआ। सुनिए शशि थरूर को, फिर बताता हूं कि क्यों कांग्रेस इस बयान से इतना तिलमिला गई। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. एक कांग्रेसी नेता पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है, ये कांग्रेस को कैसे पसंद आएगा? फौरन कांग्रेस के नेताओं की टीम बन गई, उन्हें मैदान में उतार दिया गया, यह बताने के लिए पीएम मोदी पहले से भी भारत में कई सर्जिकल स्ट्राइक, पीएम मोदी से पहले भी भारत ने कई सर्जिकल स्ट्राइक की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक इमेज पोस्ट की जिसमें पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय सेना के अधिकारी खड़े दिख रहे हैं। यह तस्वीर 1965 की है, जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। तब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी। पवन खेड़ा यह बताना चाह रहे थे कि भारत ने पहले भी एलओसी क्रॉस की। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी शशि थरूर के बयान पर कहा कि 1965 में भारत की सेना पाकिस्तान के कई इलाकों में घुस गई थी। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। यूपीए सरकार में भारत ने पाकिस्तान पर कई सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आप यानी शशि थरूर इतना डिसऑनेस्ट कैसे हो सकते हैं, वो भी उस पार्टी के लिए जिसने आपको इतना कुछ दिया? कांग्रेस नेता 1965 के युद्ध का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर की बात को समझ नहीं पा रहे। थरूर ने यह कहा था कि आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए पहले कभी एलओसी क्रॉस नहीं हुई। भाई युद्ध होगा तो अंदर तक सेना तो जाएगी भाई। पीएम मोदी के आने के बाद भारत ने एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों पर हमला शुरू किया है, जबकि कांग्रेस 1965 और 1971 के युद्ध से आगे बढ़ नहीं पा रही और शशि थरूर को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि जिस पार्टी ने इतना दिया उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गजब नहीं है? पाकिस्तान को एक्सपोज करने निकली टीम मोदी से एक और जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्य हैं गुलाम नबी आजाद। वो कुवैत में गए हुए थे भारत के इस डेलीगेशन के साथ, लेकिन उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। पीएम मोदी ने फौरन गुलाम नबी आजाद को फोन किया है और उनका हालचाल जाना है। कुवैत के अस्पताल में ही गुलाम नबी आजाद भर्ती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जय पांडा उनके साथ नजर आ रहे हैं, वहां पर पूरा दल उनके साथ नजर आ रहा है, ओवैसी नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी ने तुरंत फोन लगाया जैसे पता चला कि गुलाम नबी आजाद की तबीयत खराब है, और वहां पर उनसे हालचाल पूछा है और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की। जब 1965 और 1971 में भारत ने पाकिस्तान को ठोका था तो पूरे देश ने जश्न मनाया था। उस समय विपक्ष ने भी सरकार की तारीफ की थी, लेकिन आज विपक्ष नेता इस बात से परेशान है कि ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी की वाहवाही क्यों हो जा रही। इसी झल्लाहट में विवादित बयान दे रहे हैं
जैसे टीएमसी के नेता उदयन गुहा कह रहे हैं कि पहले कुछ लोग चाय बेचते थे, अब गरम सिंदूर बेच रहे हैं। सुनिए एक बार। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस बात से परेशान है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पीएम मोदी विधानसभा चुनावों में ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं जिससे चुनावी फायदा हो सके। अलग ही लेवल का लॉजिक है। जो अभी चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ, कहां अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होना है, ये लोग अभी से परेशान है। सुनिए एक बार अधीर रंजन चौधरी को। देखिए, कोई कड़ा संदेश की बात अलग है। कड़ा संदेश तो हम लोग पहले दे चुके हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि चुनावी रोटी सेकना शुरू हो गए हैं। ये चुनावी प्रचार की एक माहौल बन रहे हैं कि हमारे जवान नहीं बल्कि सरकार के 2-3 मंत्रियों ने ये सारे ऑपरेशन। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सारे जिम्मेवारी हमारे देश की फौजों पे समर्पित अर्पण किए, सारे फौजों पे सारे जिम्मेवारी अर्पण किए थे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं दिखा दिया, जवाब दे दिए, रोटी खाओ ना तो गोली खाओ। भाई आप ये देखिए, कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी बोल क्यों रहे हैं कि मैंने ऐसा किया। अरे भाई, सेना का शौर्य तो हमेशा इस देश में रहा है। 26/11 के हमले के बाद भी सेना तैयार थी पाकिस्तान को ठोकने के लिए, लेकिन वो लीडरशिप नहीं थी जो कहती कि हाँ जाओ मारा हो। अब नरेंद्र मोदी अगर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जाओ मैं खुला छूट दे रहा हूं, मारो ना, कोई नहीं बोलेगा, कुछ बोलेगा तो मैं हूं देख लूंगा, तो वो आदमी ये भी नहीं बोलेगा कि भाई ये हुआ है। टीएमसी और कांग्रेस से भी बड़े बयानवीर तो संजय राउत हैं। शिवसेना जो बाल ठाकरे के दौर में अपने राष्ट्रवादी स्टैंड के लिए जानी जाती थी, बाल ठाकरे जो पाकिस्तान का जिक्र आते भड़क जाते थे, आज उनकी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे हैं। संजय राउत ने डायरेक्टली कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर फेल था। जिस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ दुनिया के बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट कर चुके हैं, दुनिया के कई देश जिसे सफल ऑपरेशन बता चुके हैं, संजय राउत उसको फेल बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो रही राजनीति फेल बताया हूं। एक बार सुनिए संजय राउत। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है ये हमने कभी नहीं कहा। उस मामले में जो राजनीति कर रहे हो, राजनीति फेल हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो 6 आतंकवादी उनको पकड़कर दिल्ली में लाकर उनकी पहचान करके उनको इंडिया गेट के सामने उनका एनकाउंटर करो, ये मैंने कहा है। सब कैमरे पे है, लेकिन टप से पलट जाते हैं लोग। संजय राउत भले ही सफाई दे रहे हो, लेकिन जनता सारी सच्चाई समझती है। बीजेपी ने भी संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि संजय राउत सुबह कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, शाम को जब शरद पवार उनके कान पकड़ते हैं तो शरद पवार की स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। सुनिए बीजेपी के नेता राम कदम। पवार जी ने उनके कान पकड़े होंगे, क्योंकि उन्हें एक ओर गांधी परिवार को संभालना है और दूसरी ओर शरद पवार जी को संभालना है। उनके पास अपनी खुद की कोई स्क्रिप्ट है नहीं, तो सुबह के समय उन्होंने गांधी परिवार की स्क्रिप्ट पढ़ी मीडिया के सामने, और शाम को फिर शरद पवार जी ने कान पकड़ने के बाद शाम में उन्होंने शरद पवार की स्क्रिप्ट पढ़ी। हालांकि हमारे यहां इंडिया अलायंस के नेता किसी की भी स्क्रिप्ट पढ़े, वो स्क्रिप्ट काम तो आ रही है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान किसकी स्क्रिप्ट पे चल रहा है अब वो आपको दिखाता हूं। पाठशाला में अगली क्लास, अगला चैप्टर, भारत पाकिस्तान की लड़ाई का राउंड 2 कंफर्म होता जा रहा है।
और चीन पर्दे के पीछे क्या खेल कर रहा है? चीन तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर वॉर के लिए पंप कर रहा है। भारत क्या करने वाला है? नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उससे पाकिस्तान को यह एहसास है कि किसी ना किसी दिन नरेंद्र मोदी फिर तो ठोकेंगे। तैयारी फुल है, यानी भारत पाकिस्तान की लड़ाई का राउंड 2 कंफर्म हो गया है और पाकिस्तान को पता है कि यह जिस दिन भी होगा, इससे बुरी पिटाई हो। चीन के हथियारों के दम पर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से लड़ा, लेकिन चीन के हथियारों को तो भारत की सेना ने कबाड़ बना के छोड़ दिया। चीन और पाकिस्तान माथा पीट रहे हैं कि वो कैसे भारत की जबरदस्त ताकत से निपटें, और इसके लिए अब दोनों ने मिलकर नया प्लान बनाने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के सामने परमाणु धमकी नहीं चलेगी, तो चीन पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अपग्रेड करवाने में लग गया है। नरेंद्र मोदी भारत को नए नए हथियारों से लैस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी चीन भर भर के नए हथियार देने में लग गया है। खबर ऐसे दिन आई है जब पाकिस्तान अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट का जश्न मना रहा है और भारत से अपने न्यूक्लियर बम को बचाने के लिए चीन से सौदा भी कर रहा है। लेकिन आखिर चीन पाकिस्तान पर इतनी दरियादिली दिखा क्यों रहा है? चीन के इस पूरे खेल का आज खुलासा करने जा रहा हूं, लेकिन पहले जरा चीन और पाकिस्तान की साजिश का एक ट्रेलर देख लीजिए। दुनिया में सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। जिस देश के पास खाने को आटा नहीं, जेब में पैसा नहीं, उस भिखमंगे देश को कोई हथियार क्यों बेचेगा? फिर भी अगर चीन पाकिस्तान को भर भर के हथियार दे रहा है, तो कोई तो बड़ा खेल पर्दे के पीछे चीन खेल रहा है। क्योंकि आप खुद देखिए, चीन अब पाकिस्तान को भारी संख्या में ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर देने को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान को चीन 30 किलर ड्रोन्स भी देने वाला है। इसके अलावा चीन की तरफ से पाकिस्तान को सर्विलांस सिस्टम भी मिलने वाले हैं। चीन पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स भी दे रहा है, ऐसी खबरें। और यह सब तब हो रहा है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों की बखिया उधेड़ कर रख दी। आखिर चीन पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान के पास अपना पेट भरने के लिए तो पैसा नहीं, तो हथियार खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? हथियार वही खरीद पाता है जिसके पास पैसा होता है। कंगाल पाकिस्तान हथियार खरीदेगा कैसे जब वो खुद ही लोन लेकर देश चला रहा है? कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि उसे सरकारी एयरलाइन कंपनी PIA बेचनी पड़ रही, लेकिन कोई ग्राहक तक नहीं मिल रहा। और सिर्फ PIA नहीं, शहबाज सरकार ने तय किया है कि वो अब सभी सरकारी कंपनियों को बेचेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 22 दिन का तेल बचा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जो उसकी GDP का करीब 42%। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की करीब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। ऐसे भूखे नंगे पाकिस्तान को चीन क्यों हथियार दे रहा है? जब तक उसका अपना कोई बड़ा फायदा ना होगा, वो ऐसा न करने वाला, क्योंकि अपने फायदे के बगैर तो कोई किसी को एक फूटी कौड़ी ना दे। यहां तो अरबों डॉलर के हथियार देने की बात है, और वो भी चीन देगा। ऐसा चीन तब तक कर रहा है जब तक पाकिस्तान ने उसका पुराना खाता ही अभी तक क्लियर नहीं किया। आप देखिए कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का 2,47,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और वो पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पर चीन से हथियारों की खरीद का बकाया 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पाकिस्तान को चीन से एम्यूनिशन खरीद के भी करीब 25,000 करोड़ रुपए चुकाने, यानी पाकिस्तान पुराना हिसाब ही नहीं चुका पा रहा। फिर भी चीन दरियादिली दिखा रहा है कि लो हथियार लो ना यार, तुम मेरे दोस्त हो। पाकिस्तान पर चीन की मेहरबानियों का अलग ही लेवल। चीन ने पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए जबरदस्त ऑफर भी दिए हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान को चीन सिर्फ हथियार ही नहीं देता, बल्कि उन्हें खरीदने के लिए पैसा भी दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान को साल 2035 तक करीब 35,000 करोड़ रुपए के हथियार का क्रेडिट दिया हुआ। यह क्रेडिट कम ब्याज और आसान शर्तों पर दिया है। मतलब मुझसे ही लोन लेके और मेरा ही सामान खरीदो, यह चीन का बिजनेस चल रहा है। मतलब चीन पाकिस्तान को पहले खुद पैसा दे रहा, कर्जा दे रहा कि लो ये तुम कर्जा लो, फिर कहता कि एक काम करो, तुमको अभी कर्जा दिए थे ना, उसी कर्जे के पैसे से मेरा ही हथियार खरीद लो। इसकी वजह भी समझिए। चीन दुनिया में अपने को सबसे बड़ा हथियार निर्माता और एक्सपोर्टर बताता है, लेकिन कोई भी बड़ा देश चीन के हथियार खरीद नहीं रहा। इसलिए चीन भी छोटे और गरीब देशों को अपने हथियारों को कम दाम में बेचकर अपनी दुकान चलाने में लगा है। चाइनीज हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक पाकिस्तान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने कुल हथियार एक्सपोर्ट का 63% पाकिस्तान में खपाता है। पाकिस्तान भी हथियारों की 80% जरूरत चीन के हथियार निर्माता कंपनियों से पूरी करता है। चीन को पता है मेरा सड़ा गला माल कोई और उतना ले नहीं रहा,
तो इस भिखारी को दे दो, भिखारी देश को, ले जाओ, तुम ले जाओ, मेरा ही पैसा से ले लो, लेकिन ले लो, बाद में चुकाना। इसका बाद में कुछ ना कुछ हम बेच के निकाल ही लेंगे पैसा, और दुनिया में दिखाएंगे कि हम देखो कितना माल बेचती है। दरअसल पाकिस्तान पर चीन की इन मेहरबानियों की सबसे बड़ी वजह है भारत, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान तो पिटा ही, चाइनीज हथियारों का लाइव टेस्ट हो गया जिसमें वो फुस हो गए। इसी बात से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अब खबर आ रही है कि चीन पाकिस्तान को Z-10ME हेलीकॉप्टर भी देने वाला है, जिसे उसने भारत के LCH प्रचंड को काउंटर करने के लिए बनाया था। चीन इसी साल पाकिस्तान को कम से कम 5 Z-10ME, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह हेलीकॉप्टर देगा पाकिस्तान को चीन। इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान तुर्की के हथियारों को इंटीग्रेट करेगा। चीन पाकिस्तान को सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा, बल्कि अब तो चीन ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी ठेका उठा लिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स की रेंज में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स आ गई थी, और खबरें आई थी कि भारत के हमलों में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स भी इफेक्टेड हुए। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि भारत किसी परमाणु धमकी से नहीं डरता। अब अमेरिका की लेटेस्ट वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने और अपग्रेड करने में लगा है। रिपोर्ट का दावा है कि भारत से खतरे को देखते हुए पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर साइट्स और कमांड कंट्रोल सिस्टम की सुरक्षा भी चीन को सौंप सकता है कि भाई भारत तो फोड़ दे रहा है, तुम देखो, तुम अगर रोक सको इनको तो। वैसे पाकिस्तान आज जिन परमाणु हथियारों की गिदड़ भपकी देता है, इसके पीछे भी चीन का ही हाथ है। चीन की मदद से ही पाकिस्तान ने आज ही के दिन साल 1998 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसकी भी एक अपनी ही कहानी है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप यह समझिए कि पाकिस्तान के पास जो 170 परमाणु हथियार हैं, उनको पाकिस्तान रखता कहां है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 5 न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां परमाणु हथियारों के अलावा न्यूक्लियर मिसाइल्स के ठिकाने हैं, और ये सारे भारत की सीधी रेंज में भी। एक तो है आक्रो मिलिट्री बेस, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जिसकी भारतीय सीमा से दूरी मात्र 145 किलोमीटर है। सिंध प्रांत में ही पाकिस्तान की पानो अकिल न्यूक्लियर साइट है, जो भारतीय सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। पंजाब के गुजरावाला में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री कैंपस है, इसकी भारतीय सीमा से दूरी मात्र 60 किलोमीटर है। पाकिस्तान के सरगोदा में किराना हिल्स में भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट है, जिसके भारतीय हमले में क्षतिग्रस्त होने की खबर आई थी। यह भारत के बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की साइट है, जो भारत की सीमा से सबसे दूर है और पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट है। भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर की औकात सिर्फ 3 दिन में दिखा दी, और इससे घबराया पाकिस्तान अब अपने परमाणु हथियार भी चीन को सौंपने के लिए मजबूर हो गया कि भाई हमसे नहीं संभल रहा, चीनी भाई तुम देखो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम इसको बचा सकते हो। वैसे पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का सबसे गरीब देश भी है। एक जमाने में पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, और देखिए कि हुआ भी वैसा ही। पाकिस्तान ने परमाणु बम भी बना लिया और घास की रोटी भी खा रहा है। वैसी ही नौबत है, लेकिन जैसी इनकी बुद्धि है, ये गधा सप्लाई करते हैं चाइना को, लेकिन इनकी खुद की बुद्धि उससे ज्यादा की नहीं है, तो घास की रोटी ये डाइजेस्ट भी कर लेंगे। आज पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट का जश्न मना रहा है। भारत के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। बलूचिस्तान के चागाई पहाड़ों में पाकिस्तान ने यह न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तब से इस दिन को पाकिस्तान यौम तकबीर के तौर पर मनाता है और खुद को परमाणु शक्ति बताकर गर्व करता है। लेकिन पाकिस्तान जिस दिन पर गर्व करता है, असल में तो पाकिस्तान के लिए शर्म करने का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को परमाणु बम भी अपने दम पर हासिल नहीं हुआ। भाई उसकी हैसियत ही नहीं थी कि वो परमाणु बम बना ले। असल में तो पाकिस्तान का परमाणु बम भी चोरी करके बना हुआ है। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने नीदरलैंड की एक कंपनी से परमाणु बम के लिए सेंट्रीफ्यूज तकनीक के गोपनीय ब्लूप्रिंट चुराए। पाकिस्तान ने लीबिया से चोरी छिपे कच्चा यूरेनियम हासिल किया, जर्मनी के डिजाइन को चोरी करके प्रोटोटाइप परमाणु बम बनाए, और चीन ने पाकिस्तान को रिंग मैग्नेट दिया जो बम के ट्रिगर मैकेनिज्म के लिए जरूरी होता है। और इस तरह से पूरी तरह से चोरी कर करके 1998 में पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया। चोरी का माल है भाई उनका परमाणु हथियार। पाकिस्तान ने चोरी करके परमाणु बम बनाया और फिर उसे चोरी छिपे कई देशों को बेच भी दिया। साल 2004 में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने कबूल किया था कि पाकिस्तान ने चोरी छिपे नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तकनीक बेच दी थी। पाकिस्तान भले ही अपने एटम बम पर झूमता रहा,
और एटम बम के नाम पर ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सारे भ्रम तोड़ दिया और ऑपरेशन सिंदूर से क्लियर कर दिया कि भारत कोई एटमी ब्लैकमेल सहने के मूड में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई, उससे सिर्फ पाकिस्तान या चीन के पसीने नहीं छूट रहे। भारत के हथियारों का दम देखकर सैन्य हथियार बनाने वाली अमेरिका की बड़ी बड़ी मिलिट्री कंपनियों के भी पसीने छूट रहे, जो ये सोच सोचकर परेशान है कि इतनी कम लागत में भारत इतने ताकतवर हथियार बना कैसे ले रहा है। अमेरिका की स्मॉल वॉर्स जर्नल में मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि भारत ने साल 2014 में डिफेंस सेक्टर में घरेलू उत्पाद बनाने और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जो कदम उठाए, 10 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया उसकी साक्षी है। भारत नई टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है, जिनकी लागत भी कम है, जबकि अमेरिका धीमी और पुरानी तकनीक में फंसा हुआ है। आप सोचिए, विदेशी जर्नल्स भी भारत की स्वदेशी तकनीक, भारत के स्वदेशी हथियार और मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और हमारे यहां राहुल गांधी और कांग्रेस मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस की चलती ना बॉस और नरेंद्र मोदी उनके सोच के काम करते, तो 10 साल में ढेला भर भी नहीं आगे बढ़ पाता देश। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ऐसे झाड़ देते हैं कि बा बोल रहा है तो बोलने दो, अपना काम करो, इसलिए वो ये सब कर पाए जो कर पाए हैं 10 साल। रिपोर्ट में भारतीय और अमेरिकी हथियारों की लागत के अंतर पर भी हैरानी जताई गई। कहा गया है कि भारतीय पिनाका रॉकेट की कीमत 48 लाख रुपए से भी कम है, जबकि अमेरिकी GMLRS मिसाइल की लागत 1,20 लाख रुपए। इसी तरह भारत के आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कीमत 1982 करोड़ रुपए, जबकि अमेरिका के नेजेम्स डिफेंस सिस्टम की कीमत 3,842 करोड़ रुपए। तो भारत न सिर्फ शानदार हथियार बना रहा है, बल्कि कम पैसे में भी बना रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी और भारत की इस नई ताकत का दुनिया भर में डंका बज रहा है। लेकिन डंका बजने के लिए कुछ होना भी चाहिए। दुनिया के फूफा बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप की कैसे घनघोर बेइज्जती हुई है, अमेरिका सख्ते में है। अब आपको इसके बारे में बताता हूं। पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 अब शुरू हुआ कि तब शुरू हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया 2 धड़ों में बट गई। इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो ऐसा वॉर फ्रंट खुला कि उसमें भी कई देश इन्वॉल्व हो गए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने ही टारगेट पर आगे कहा जाने लगा। अभी भी ना तो दोनों वॉर फ्रंट क्लोज हुए हैं, ना ही ऑपरेशन सिंदूर थमा है। इस सब के बीच अमेरिका अलग ही चौधरी बना फिर रहा है, खुद को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि जैसे उसके कहते ही वॉर थम जाती है। ट्रंप ने तो यह दावा तक कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर उन्होंने ही रुकवा दी थी। ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और दुनिया को बचा लिया। हालांकि ट्रंप अपने ही बयान से पलट भी गए और भारत ने तो उनके दावे को खारिज कर दिया। इसी तरह ट्रंप यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर भी हीरो बन रहे थे। वो तो अपने चुनाव प्रचार तक में दावा कर रहे थे कि राष्ट्रपति बनते ही मैं युद्ध रुकवा दूंगा रूस यूक्रेन का। अब ट्रंप ने इसी बड़बोलेपन के चलते दुनिया में एक बार फिर बेइज्जती करवा ली। इस बार पुतिन को अपना दोस्त बताने वाले ट्रंप का उनसे झगड़ा हो गया। बातचीत के बीच पुतिन ने यूक्रेन पर एक और अटैक कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन आग से खेल रहा है। तो पुतिन ने भी ट्रंप को 3rd वर्ल्ड वॉर की धमकी दे डाली। यानी पुतिन ने बता दिया कि ये जबरदस्ती का फूफा बन के ना घूमो दुनिया में, जबरदस्ती मत बनो यार। कुछ बात सुन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती यारी में जो है तुम कुछ सबको दुनिया को यही बोलो कि हम ही सबके चचा हैं, हम ही जिसको जो बोलते हैं वो होता है। जबरदस्ती। पुतिन ने ट्रंप की बेइज्जती क्यों की है और वर्ल्ड वॉर 3 की बात क्यों हो रही है, पूरी डिटेल बताऊंगा। उससे पहले ट्रंप के बड़बोलेपन से हुई अमेरिका की बेइज्जती की एक झलक देखिए। सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध चुटकियों में खत्म करवा दें, यूं। लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से वो ज़ेलेंस्की, वो आके इनको व्हाइट हाउस में सुना के गया था। अब तो 2 शक्तिशाली नेताओं के बीच टकराव बढ़ गया। ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि डील मेकर ट्रंप की पुतिन से दोस्ती शुरू होने से पहले ही टूटने वाली है, क्योंकि पुतिन को अपना दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होती, और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप शायद पुतिन को भी ज़ेलेंस्की जैसा नेता समझने की भूल कर रहा है। ट्रंप की इस गलतफहमी को पुतिन दूर कर रहे हैं। पुतिन ने इस बार दिखा दिया कि रूस अमेरिका की किसी भी धमकी में आने वाला नहीं है। भाई पहले भी नहीं आया, बाइडेन के समय भी नहीं आया। पूरा नेटो देश पगलाता रह गया, पुतिन ने ना सुनी उनकी। ये ट्रंप आ गए तो बदल जाएगा। पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि ना ही वो युद्ध के मैदान से पीछे हटने के मूड में।
ट्रंप की धमकी के जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रशियन सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप ने जो पुतिन के बारे में कहा है कि आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ बहुत बुरी चीजें हो चुकी हैं, मैं सिर्फ एक बहुत बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वर्ल्ड वॉर 3। मुझे उम्मीद है ट्रंप इसे समझेंगे। ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रूस की तरफ से ऐसा बयान आ सकता है। ट्रंप तो सोच रहे थे कि इधर वो पुतिन से बात करेंगे, उधर यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध में कूदकर दादागिरी दिखाने वाले ट्रंप अब खुद फंस गए। ट्रंप पर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का दबाव बढ़ता जा रहा है और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कहा था कि सत्ता में आऊंगा 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। यूक्रेन की आंतरिक मजबूती और पुतिन के रवैये के बाद शांति वार्ता की संभावना लगभग खत्म हो गई। वहीं सूत्रों की माने तो ट्रंप इस शांति वार्ता से अलग होने तक का विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रंप अब युद्ध रोकने के एजेंडे से पीछे हटते हैं तो इससे अमेरिका की छवि को झटका लग सकता है। कई लोगों को यह भी लगता है कि ये जो जबरदस्ती का ट्रंप घुसे कि मैंने ही इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, वो अपनी इसी बेइज्जती को छुपाने के लिए जबरदस्ती कहानी गढ़ दी ताकि दुनिया को लगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि पुतिन और यूक्रेन और रूस वाला तो रुका नहीं, वो हुआ नहीं, वहां हमास वाला भी नहीं हो पा रहा है, तो जबरदस्ती अपने से ट्वीट कर दिया कि मैंने रुकवा दिया इंडिया पाकिस्तान का। ट्रंप अचानक से पुतिन पर क्यों भड़क गए वो भी समझ लीजिए। जिस वक्त ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत कराने की कोशिश की, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। पुतिन के ऑर्डर पर रूस की 367 मिसाइलों और ड्रोन्स यूक्रेन में लॉन्च किए गए। इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। हमले में 13 लोगों की मौत हुई, 60 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि रूस ने यह हमला तब किया जब यूक्रेन के ड्रोन के निशाने पर पुतिन का हेलीकॉप्टर आ गया। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो ट्रंप पर आरोप लगने लगे कि ट्रंप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ऐसे में ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल पागल हो गए, बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं, बिना किसी कारण यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे रूस का पतन हो जाएगा। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, पर इससे दुनिया को फर्क नहीं पड़ता भाई कि आपको क्या पसंद नहीं पड़ रहा है, पुतिन अपना देख रहा है। एक तरफ ट्रंप रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवाकर ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, दूसरी तरफ पुतिन है जो ट्रंप का लोड ही नहीं ले रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप पुतिन से 1-to-1 मीटिंग की कोशिशें कर रहे हैं। ट्रंप ने कम से कम 3 बार मॉस्को को मिलने का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन हर बार या तो जवाब नहीं आया या फिर रूस ने हालात का हवाला देकर मीटिंग टाल दी। कई बार ट्रंप की बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन ट्रंप समझने को तैयार नहीं। ट्रंप ने 19 मई को पुतिन के साथ 2 घंटे तक फोन पर बात भी की थी, लेकिन पुतिन ने ऐसे जाहिर किया जैसे कोई खास बात नहीं हुई। यानी अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया का फूफा बनकर घूमना उसे बंद करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि इसको धमका दिया, तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, तुम पे ऐसा कर दूंगा, तुम पे वैसा कर दूंगा, पुतिन है हेलो मुझे यह पसंद नहीं है, यह नहीं चलता भाई। दुनिया का फूफा बनने के चक्कर में ट्रंप अपने साथ साथ अमेरिका की बेइज्जती करा रहे हैं, फजीहत करवा रहे हैं। लोग हंसने लगे हैं भाई कि क्या ही आदमी है ये। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा करके ट्रंप पहले से फंसे हुए हैं और अब पुतिन ने भाव न देकर ट्रंप की इमेज को तगड़ा डेंट पहुंचाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया ना भाई, विदेश मंत्री ने जाके सब जगह बताया बाहर कि भाई अमेरिका में था, हमने क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान को रुकना है, चाहता है कि हम रुकें, तो वो आके बोलेगा, तुम्हारे बोलने पे हम क्यों सुनेंगे। तो भारत ने बेइज्जत किया। यहां राहुल गांधी और कांग्रेस कुछ भी बोले, दुनिया तो देख रही ना कि भाई भारत का ऑफिशियल वर्जन ये है कि अमेरिका को हमने बोल दिया था कि जिसको रोकना है, जो हमसे लड़ रहा है उसको आके बोलो, तुम बीच में मत बोलो, तुम बैठो उधर। तो भारत ने बेइज्जत किया पहले, अब रूस बेइज्जत कर रहा है। अमेरिका में भी लोग अब कह रहे हैं कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में ट्रंप फेल होते दिखे। लेकिन क्या कीजिएगा, इस उम्र में भाई साहब लगे पड़े लगे रहिए।